Assalamu alaikum. Today's topic of discussion from the OPD cases is about the ankle sprain. तो स्प्रेन क्या होता है एक्चुअली? इट इज़ एक्चुअली द टीयर ऑफ द लिगामेंट, ठीक है, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं उर्दू में कि पाँव मुड़ गया, तो उसको कहते हैं और इस तरह से तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, लिगामेंट्स टेयर हो जाते हैं पाँव के, ठीक है। अब उनके ग्रेड्स होते हैं लिगामेंट्स का टीयर होने के, वो हम देखते हैं। लेकिन एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर में अगर आपको देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हील्स पहनी हुई हैं फीमेल्स जो हैं, वो उनके या तो हील्स पहनी होती हैं या कुछ लोगों के अंदर ये भी होता है कि उन्होंने जो है उनका साइज़ जो है जूतों का ओवर साइज़ होता है, ठीक है। तो उस वजह से भी उनका ओवर साइज़ जूतों की वजह से भी उनका पाँव मुड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा मोस्टली जो स्प्रेन्स देखे जाते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ के अंदर होते हैं वो। तो अब जब स्प्रेन होगा, आप सोचें तो क्या होगा कि जो लिगामेंट्स होंगे वो पाँव के टीयर हो जाएंगे, ठीक है। उस वजह से क्या होगा कि वो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन शो करेंगे। लिगामेंट्स टीयर हुए, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई। इन्फ्लेमेशन के साइंस क्या होते हैं? रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन होती है, ठीक है, उस जगह के टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं ना इन्फ्लेमेशन में। तो आपको ये पिक्चर सेकंड वाली नज़र आ रही होगी, यहाँ पे क्या है, स्वेलिंग हुई है, ठीक है। उसकी थर्ड पिक्चर देखें, वहाँ पे क्या है, रेडनेस भी आपको नज़र आ रही है, ब्रूजिंग भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब ग्रेड्स क्या हैं स्प्रेन के? देखिए, सबसे पहले क्या है, एक नॉर्मल है, हेल्दी लिगामेंट है, और स्प्रेन की वजह से जब लिगामेंट टीयर हो गया है, तो अगर तो छोटे छोटा टीयर है, थोड़े से लिगामेंट्स टीयर हो रहे हैं लेस दैन 50%, तो वो ग्रेड 1 होगा। फिर ग्रेड 2 में क्या है, मोर देन 50% हो जाएंगे, और ग्रेड 3 में क्या है, कंप्लीट लिगामेंट टीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ग्रेड्स टेबल की फॉर्म में भी नज़र आ रहे हैं कि ग्रेड 1 में क्या है, नो लिगामेंट टीयरिंग, स्ट्रेच विदाउट टेयर, और जो है स्ट्रेच विदाउट टीयर हो रहा है ग्रेड 2 में, और कंप्लीट टीयर हो रहा है ग्रेड 3 में, ठीक है। फिर इकमेसिस और स्वेलिंग जो है, मतलब इकमेसिस मतलब जो ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है, वेजल्स की ब्रेक डाउन की वजह से जो वहाँ पे ब्रूजिंग हो रही है, उसको कहते हैं इकमोसिस, ठीक है। तो इकमोसिस और स्वेलिंग जो है वो ग्रेड 1 में मिनिमल है, ग्रेड 2 में मॉडरेट है, और ग्रेड 3 में स्वेयर है। फिर पेन विद वेट बेयरिंग, अब ये डिफरेंस आता है मेजर कि ग्रेड 1 में ना पेशेंट को जो है क्योंकि इतना लिगामेंट टीयर नहीं हुआ होता, तो थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, थोड़ी सी वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, लेकिन पेशेंट पेन जो है उसको इतनी सच नहीं होगी, बस हाथ लगाने से पेन होगी, टेंडरनेस होगी, ठीक है। और वेट बेयर कर रहा होगा, वो अपना पाँव ज़मीन पे रख रहा होगा, चल फिर रहा होगा, ठीक है। ग्रेड 2 जो है ना, जिसमें स्ट्रेच हुआ है सिर्फ लिगामेंट, ठीक है, टीयर नहीं हुआ, उसमें क्या होगा कि पेशेंट की स्वेलिंग जो वहाँ की होगी और रेडनेस थोड़ी बढ़ जाएगी, और माइल्ड पेन होगी, और मतलब पेन तब होगी जब वो पाँव ज़मीन पे रखेगा, और मतलब हल्की हल्की दर्द हर वक्त रहेगी, हल्की हल्की नहीं मतलब ज़्यादा भी हो सकती है, और वेट बियर उसको मुश्किल से हो रहा होगा, वो पाँव ज़मीन पे नहीं रखेगा कि पाँव ज़मीन पे रखता हूँ तो दर्द होती है, ठीक है। तो वो बेड रिडन हो जाएगा कि मैंने अब बस एक जगह पाँव को रखना है, उसका ये दिल करेगा। और ग्रेड 3 में क्या है कि कंप्लीट लिगामेंट टीयर हो गया है, और जो है स्वीयर स्वेलिंग हो गई है, वहाँ पे स्वीयर रेडनेस हो गई है, ठीक है। और पेशेंट से इतनी स्वेयर पेन है कि पेशेंट से बर्दाश्त नहीं हो रही, और जो है ना वो बिल्कुल भी वेट बेयर नहीं कर रहा, बिल्कुल से पाँव ज़मीन पे नहीं रख सकता, और हो सकता है कि उसके साथ में उसका कोई फ्रैक्चर भी हो गया हो, ठीक है। तो ग्रेड 3 में जब आप सस्पेक्ट कर रहे हो, ओपीडी केस आपने नहीं रखना, आपने सिंपली उसका एक्सरे करवाना है, ठीक है, और उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास रेफ़र कर देना है, क्योंकि मे बी उसको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की ज़रूरत पड़े, उसको रिडक्शन की ज़रूरत पड़े, ठीक है, एक्सेट्रा, जो ऑर्थोपेडिक्स वाले डील करेंगे। आपने अपने ओपीडी में सिर्फ ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को जो है वो डील करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें, उन्होंने बताया है कि एक्चुअली एंकल स्प्रेन में रेडनेस क्यों हो रही है, कि वहाँ पे जो है वो अंदर ब्रूजिंग क्यों हो रही है, ठीक है। रेडनेस तो साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन है, वो हो सकता है। ब्रूजिंग क्यों हो रही है कि अंदर स्प्रेन की वजह से वेजल्स डैमेज हो गई हैं, उनका ब्लड बाहर आ गया है, एंड दे कॉज ब्रूजिंग, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एंकल स्प्रेन ये आप देख लें। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? पेन विद वेट बेयरिंग, मे और मे नॉट बी एबल टू बेयर वेट, ठीक है। और स्वेलिंग एंड इक्केमोसिस,
रिकरेंट इंस्टेबिलिटी, कैचिंग और पॉपिंग सेंसेशन में अकर फॉलोइंग रिकरेंट स्प्रेन। ठीक है, तो अब ना मेरा भी एक दफ़ा स्प्रेन हुआ था और मेरा ग्रेड 2 मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझसे वेट बेयर नहीं होता था। ठीक है, पेन होती थी लेकिन पाँव नीचे ज़मीन पे रखने से। ठीक है, और लाइक वो 3 वीक्स में रिकवर हुआ था। तो ये भी होता है कि जो ग्रेड 1 का स्प्रेन होता है उसको एक हफ़्ता लग जाता है ठीक होने में, और ग्रेड 2 जो है उसको तकरीबन 1 महीना लग सकता है, 3 हफ़्ते से 4 हफ़्ते। ठीक है, और ग्रेड 3 का जो स्प्रेन होता है उसको महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, क्योंकि उसके साथ एसोसिएटेड और भी इंजरीज, फ्रैक्चर एक्सेट्रा हो सकता है। ठीक है, ये भी आपने माइंड में रखना है। तो क्लिनिकल फीचर हो गए, हिस्ट्री क्या है, व्हेन द सिम्टम्स बिगिन, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या था, इवर्जन हुई थी, इन्वर्जन हुई थी, मतलब पाँव अंदर की तरफ मुड़ा था या बाहर की तरफ मुड़ा था, इज ही एबल टू वॉक इवन विद पेन एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स, इंटेंस पेन, स्वेयर, ब्रूजिंग, कोल्ड फीट, पेरेस्थीसिस, स्वेलिंग, क्योंकि इससे आप जो है वो ग्रेड्स को डिफरेंस करोगे। ठीक है, फिर क्या है, एनी हिस्ट्री ऑफ सिमिलर इवेंट, पहले कभी हुआ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, आप कहाँ, आप स्पोर्ट्स में तो नहीं ज़्यादा करते काम, मतलब स्पोर्ट्स तो नहीं ज़्यादा खेलते, लेवल एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी एंड अदर कंडीशन लाइक डायबिटीज़, न्यूरोपैथी, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ और ट्रॉमा। ओके, सो ये चीज़ें आपने हिस्ट्री में पूछ ली। फिजिकल एग्जामिनेशन, आपका मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टेंडरनेस, एकमोसिस एंड स्वेलिंग आपको नज़र आएगी, एनी बोनी टेंडरनेस ओवर द मेल्यूलाई, एंटीरियर ड्रॉर टेस्ट, ये आप टेस्ट छोड़ दें। ठीक है, और ये सब कुछ। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस क्या है, यूजली क्लिनिकल डायग्नोसिस। ठीक है, पेशेंट आपको बताएगा जी पाँव मुड़ गया, दर्द हो रही है, ये है, पाँव ज़मीन पे नहीं रखा जा रहा, डायग्नोसिस हो गया सिंपल। लेकिन आपने उन लोगों का एक्सरे करवाना है जिसका आप ग्रेड 3 कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, एक्सरे फुट AP व्यू करवाना है एंड ओब्लिक व्यू करवाना है, ओनली इफ बोनी टेंडरनेस ओवर द मेल्यूलाई। ठीक है, और इनएबिलिटी टू बेयर वेट। ठीक हो गया। अब ट्रीटमेंट क्या है, देखिए अब रेस्ट की ज़रूरत है पेशेंट को। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ग्रेड 1 में 1 हफ़्ते की रेस्ट मस्ट है, ग्रेड 2 में जो है वो 3 हफ़्ते से 4 हफ़्ते की रेस्ट मस्ट है, ग्रेड 3 में तकरीबन 4 से 6 हफ़्ते की, 6 महीने की रेस्ट है। ठीक है, तो फिर रिलेटिव रेस्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रेस्ट के बगैर ये हील नहीं होता, सेल्फ हीलिंग है लेकिन रेस्ट की ज़रूरत है पेशेंट को। पेशेंट अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करे, कोई भी चलने फिरने वाला काम नहीं करे जिसमें पाँव के ऊपर वज़न पड़ता हो। ठीक है, क्योंकि बॉडी ने अब उस जगह को हील करना है। ठीक है, आइस पैचिंग टू रिड्यूस द स्वेलिंग, ये बर्फ़ रखने का टकोर करनी है, कंप्रेशन विद क्रेप बैंडेज और इलास्टिक एंकल स्लीव। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, एलिवेशन ऑफ फीट टू रिड्यूस स्वेलिंग। तो आपने क्या पेशेंट को बताया कि जी आपने रेस्ट करनी है। ठीक है, आपने बता देना डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड। ठीक है, कितने देर की रेस्ट करनी है। दूसरा, बर्फ़ की टकोर करनी है। तीसरा, जब आप लेटो तो अपना पाँव जो है वो ऊपर एलिवेट करके रखो, नीचे सराने रखो, उसको पूरा ऊंचा करके रखो। ठीक है, और चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि जो भी आपने जेल वगैरह लगानी है पेन के लिए, वो लगाने के बाद जो है एंकल सपोर्ट देनी है। ठीक है, तो ये राइस टेक्निक होती है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। ठीक हो गया। उसके बाद एनाल्जेसिक्स। ठीक है, अब एनाल्जेसिक्स में जी पेशेंट को पेन है तो आप क्या क्या दे सकते हो। ठीक है, अब जो मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है वो है मूव। ठीक है, मूव स्प्रे होता है या जेल की फॉर्म में भी आता है। ठीक है, दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा लगाना होता है वहाँ पे उस जगह पे। ठीक है, या दूसरी जेल होती है मोबी केयर जेल, वो भी दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा। ठीक है, टॉपिकल एनाल्जेसिक्स आर स्पेशली प्रेफर्ड इन चिल्ड्रन प्रेग्नेंट। ठीक है, और सब टॉपिकल के साथ क्या है, आप ओरल भी दे सकते हो। टैप पैनाडोल 1 ग्राम TDS। ठीक है, ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है, या प्रेगनेंसी में टोनोफ्लेक्स सेफ़ होती है। ठीक है, या फिर टैप नियोप्रॉक्स दे सकते हो, विच इज़ नेप्रॉक्सिन 500 mg BD। ठीक है, कैप नेक्सम दे सकते हो 40 mg OD। ठीक है, ये एनाल्जेसिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक हो गया। एनाल्जेसिक्स के बाद जो है आपकी आती है जो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बाय फिजियोथेरेपिस्ट वंस एक्यूट सेटल्स। ये मतलब एज सच हम करवाते नहीं होते। रेफर टू ऑर्थोपेडिक इफ़ ग्रेड 3 इंजरी। सो दिस इज़ हाउ यू ट्रीट दिस। देखिए एंकल सपोर्ट क्या है, एक आपकी क्रेप बैंडेज है या एंकल सपोर्ट है। क्रेप बैंडेज का ये मसला होता है कि उसको बार बार आपको बांधना पड़ता है। ठीक है, और फिर बार बार क्रीम लगाने के लिए, क्योंकि दिन में आपने 3 से 4 दफ़ा क्रीम लगानी है ऊपर। ठीक है, तो जेल लगानी है या जो भी, तो
आपको बार बार उतारनी पड़ती है, तो इस वजह से एंकल स्पोर्ट जो है वो सिंपली आपने एक सॉक्स की तरह का होता है, एंड से नहीं होता उसका, जो टोज़ हैं वहाँ से नहीं होती लेकिन बाकी होती है, ठीक है। एंकल स्पोर्ट हो गई। ये मूव आपको नज़र आ रही है, ये ज़्यादा महंगी होती है, तकरीबन 3,000 की एक होती है और एक हफ़्ते में एक इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो 2 दफ़ा में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी पड़ सकती है, तो ये ज़्यादा महंगी ट्रीटमेंट है, ठीक है। पाकिस्तान में जो है वो वॉल्ट्रॉल है, ठीक है, पेनक्योर है, पेनक्योर, मोबीकेयर, ठीक है, ये सारी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। और जो इसमें से वॉल्ट्रॉल है ये 500 तक की आ जाती है, और मोबीकेयर और पेनक्योर जो है, पेन क्योर ये थोड़ी सस्ती होती है, लेकिन पेन क्योर की भी अच्छी इसके रिज़ल्ट्स हैं, लोकल है लेकिन अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, लेकिन ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि मिल रही है या नहीं उस टाइम। ज़्यादा वॉल्ट्रॉल जेल जो है ये यूज़ कर लेते हैं मोबीकेयर, ठीक है। और ज़्यादा आपने अच्छा ट्रीटमेंट लेना है तो अफोर्डिंग है तो फिर पेशेंट जो है वो यूज़ कर सकता है मूव, ठीक है। साथ में अगर जी पेशेंट को बहुत पेन है, ठीक है, या फिर जो है ना वो और पेन किलर्स लेना चाह रहा है, तो उसको आप जो है वो ब्रूफिन की क्रीम लगा सकते हो, ठीक है। ब्रूफिन क्रीम ज़्यादा सस्ती है इन सब से, ठीक है। और सेनफ्लेक्स जो है नेप्रोक्सन, ये जो है ना आप दे सकते हो उसको, ठीक है। 550 mg की होती है ये टैबलेट है पेन के लिए। और न्यूप्रोक्स है, नेक्सम है, सीफ्लैम है, ठीक है, ये सारी। So we have a scenario: 25 years old athlete presented with a complaint of severe pain and bluish reddish discoloration on lateral aspect of the right feet that occurred over the after the overt inversion of the foot. Inversion मतलब अंदर की तरफ उसका पाँव मुड़ गया during sports. On examination, tenderness is noted just below the lateral malleolus along with the reddish blue discoloration of the right foot. So most common injury in the athlete, sports person and dancers is ankle sprain, okay. So risk factors: indoor court sports, basketball, volleyball, balance deficiency, decreased proprioception, limited dorsiflexion, ठीक है। कौन सी जो है वो लिगामेंट सबसे ज़्यादा टेयर होता है, मोस्ट कॉमन, दैट इज़ एंटीरियर टेलोफिबुलस लिगामेंट, मतलब जो टेलस हमारी बोन होती है फुट की, ठीक है, उसके और फिबुला के दरमियान में जो लिगामेंट होता है एंटीरियर साइड पे, ठीक है। ये आपके पास पिक्चर है, इसमें से आप ढूंढ लें कौन सा एंटीरियर टिब्यूलोफिबुलर, नीचे वाली पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा सबसे ऊपर वाला, ठीक है। ये वाला लिगामेंट सबसे ज़्यादा टीयर होता है ड्यू टू ओवर्ट इन्वर्जन ऑफ द फुट, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द एंकल स्प्रेन। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक कि आपके पास पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा, ठीक है। ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 है तो आप ओपीडी में मैनेज करें, ग्रेड 3 है तो एक्सरे करवा के ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भेज दें, ठीक है। और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को कैसे मैनेज करना है, रेस्ट, राइस टेक्निक है, रेस्ट, ठीक है, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन, ठीक है। उसके बाद आपने उसको एनाल्जेसिक्स दे दिया, ठीक है, टॉपिकल एनाल्जेसिक्स दे दिया। अगर पेशेंट को बहुत पेन है तो पेशेंट को साथ में आप टॉपिकल के साथ ओरल एनाल्जेसिक्स भी दे दें, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक एंकल स्प्रेन एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट।